दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस बार अगर आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे मैं आपको चैप्टर बाई सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो फिलहाल अभी मैं चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा रहा हूं फ्रेंड्स, इसलिए फटाफट इस चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल कोचिंग क्लास की तरह इसमें मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर कोई प्रश्न में संदेह हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर लिखें, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे या छोटे छोटे जीव पोषण के लिए यानी जिंदा रहने के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? देखिए, इसको ट्रिक से याद रखें। सड़ी गली हुई चीज यानी क्या होता है? मरा हुआ चीज। ठीक है, तो मरा हुआ चीज पर जो आश्रित रहेगा उसे क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, कभी नहीं भूलिएगा। तो प्रश्न क्या था कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी कहलाते हैं। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पाद मीन्स क्या होता है? जड़ होता है। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आपका अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। किसमें? अमीबा में पाया जाता है। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा देखें फ्रेंड्स, नोट्स में लिखा है, इसे आप जरूर याद रखें। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक है जो हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट। एक प्रकार का क्या है? कोशिकांग है, यानी हरित लवक है जो एक प्रकार का कोशिकांग है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? तो देखिए, जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्रकाशीय ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो हरित लवक करता है। ठीक है, हरित लवक क्या है फ्रेंड्स? तो एक है जो कोशिका का अंग है। तो सवाल आपका क्या था कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषण का अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आप लोग ने नाम सुना होगा फ्रेंड्स कि पेड़ पौधे के पत्तियां हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा? तो हरा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण हरा दिखता है। इसलिए क्लोरोफिल का वर्णक का रंग अगर पूछा जाए तो कैसा होगा फ्रेंड्स? हरा हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्लोरोफिल को यह एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? पर्णहरित। तो कहीं कहीं पे पर्णहरित भी आपको दिया रहेगा। क्लोरोफिल का हिंदी क्या होता है? पर्णहरित होता है। यही क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण पेड़ पौधे के पत्ती हरे होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है। ठीक है, तो कहाँ से निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से होता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर करके जल बना होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल टूटता है, तो जल टूटता है, उसी में से ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? तो जल से निकलता है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को अभी से बेसिक की तरह पढ़ाई करें और सभी को याद रखें फ्रेंड्स, आगे चल के आपको काफ़ी फायदा होगा। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? तो देखिए, स्वपोषी भोजन, ठीक है,
तो स्वपोषी भोजन यानी जो अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्वपोषी भोजन के लिए आपका क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और क्या है, जल एवं CO2 सभी आवश्यक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न था कि निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो जो आवश्यक है फ्रेंड्स वही स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चलिए सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 7 देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि वायु, तो वायु क्या है फ्रेंड्स, तो वायु एक तरह का मिश्रण है। अगर कोई आपसे पूछे कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है जिसमें 78% है जो आपका नाइट्रोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन हो गया और लगभग 21% है जो आपका ऑक्सीजन हो गया। 78% नाइट्रोजन हो गया फ्रेंड्स और लगभग 21% है जो ऑक्सीजन है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो तीनों को याद रखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में अर्थात हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.03%। अब याद रखिए फ्रेंड्स, 78% हो गया जो नाइट्रोजन हो गया और 21% है जो क्या है, ऑक्सीजन है। तो कोई आपसे पूछे फ्रेंड्स कि वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है कि प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन दोनों में होता है, या सुबह शाम में होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है के लिए आवश्यक सामग्री में से एक है जो सूर्य की रोशनी है। तो सूर्य की रोशनी कब होता है फ्रेंड्स, दिन में होता है। तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगा, तो सिर्फ दिन में होगा, रात में या रात दिन या सुबह शाम नहीं होगा। कब होगा, दिन में होगा, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा। समझ गए होंगे। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यह कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। सवाल उलट के भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ती हरा होते हैं और क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। सवाल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, स्वपोषी और परपोषी क्या होता है, और परजीवी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है। तो देखिए हरे पौधे, तो जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या है, अपना खाना, अपना पोषण कैसे करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी हरे पौधे हैं वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसलिए हरे पौधे किसके अंतर्गत आएंगे, स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स। जितने भी हरे पौधे हैं वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, अपना खाना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे सभी है जो स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। तो हरे पौधे में पोषण की विधि क्या हो गया, स्वपोषी, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है, तो उसमें आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रेंड्स, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य की प्रकाश चाहिए, और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यही आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश लगता है और इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता।
ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न को पूरा वीडियो जरूर देखें, सभी महत्वपूर्ण है, सबको मैं डिस्क्राइब करते हुए बताता चल रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो देखिए पानी टूटता है फ्रेंड्स, पानी टूटता है, इसी से ऑक्सीजन निकलता है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है कि CO2 का मुक्त होना, एक गलत है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 मुक्त नहीं होता है, मुक्त क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 ग्रहण करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, जबकि ऑक्सीजन मुक्त होता है और CO2 का उपयोग होता है। तब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा जा रहा है क्या नहीं होता। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो किसके द्वारा करता है, तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अमीबा जो होता है उसमें कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद, उसी के द्वारा अमीबा है जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूटपाद। निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए कवक ये सब है जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सड़े गले चीज पर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने बताया कि सड़े गले चीज पर जो भी होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, मृत जीवी के अंतर्गत आएंगे। तो कवक में पोषण की कैसी विधि है, तो मृत जीवी है। ठीक है, जबकि अभी मैंने देखा पेड़ पौधों में पोषण की कौन सी विधि है, तो स्वपोषी है। जब कवक पूछेगा फ्रेंड्स तो आपका मृत जीवी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो देखिए स्टोमाटा है जो पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होता है फ्रेंड्स तो उसके द्वारा आपका ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधों को भी एनर्जी मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17 कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में गैसों के निष्कासन, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उसके पत्ते से गैस का निष्कासन होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्रिया पूछा जा रहा है, किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण का होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण का। सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में होता है, पेड़ पौधे के पत्ते में वाष्पोत्सर्जन होता है। सवाल नंबर 19, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि पौधों में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जानते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो देखिए जाइलम है जो क्या है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला उत्तक है, एक उत्तक का नाम है। और जाइलम का काम है कि नीचे जो जड़ से खनिज लवण पदार्थ जो होता है, कच्चे पदार्थ होता है, वो ऊपर की ओर सभी जगह पहुंचाता है। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है, पौधे में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर होता है। और ध्यान रखिएगा जाइलम का काम क्या है, तो यह जो ऊपर की ओर जल खनिज पदार्थ ये सब पहुंचाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है फ्लोएम। अब पूछेगा फ्रेंड्स आपसे कि फ्लोएम का क्या कार्य है। तो जो फ्लोएम होता है फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे के पत्ते में खाना बनता है, भोजन बनता है, उसका संवाहक होता है, यानी वो सभी जगह पहुंचाता है। तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसका, तो भोजन का होता है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, पॉइंट है, याद रखिएगा। जाइलम का काम है नीचे से जमीन से खनिज लवण जल को ऊपर की ओर पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है कि पेड़ पौधे में जो खाना बनता है, भोजन बनता है, वो पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। तो दोनों याद रखिएगा। सवाल नंबर 21 देखें कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र में होता है। रंध्र मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, छिद्र होता है, यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। सवाल नंबर 22 देखें। सवाल नंबर 22 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को कहाँ से प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाता है कहाँ से फ्रेंड्स, वातावरण से, और जल कहाँ से होता है, भूमि से। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि से जल प्राप्त होता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि वातावरण में यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है जो है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 क्या है
कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बाहर निकालना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का प्रमुख जो उत्सर्जन अंग है वो वृक्क है। वृक्क है जो हिंदी शब्द है फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी क्या होता है, किडनी, याद रखिएगा। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है, वृक्क अर्थात किडनी, याद रखिए। वृक्क हिंदी शब्द है और किडनी जो अंग्रेजी शब्द है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 क्या है फ्रेंड्स, एक मिनट, सवाल नंबर 24 है कि वृक्क का क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। ये देखिए कंपटीशन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो वृक्क किडनी का है, जो क्रियात्मक इकाई कौन है, तो इसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 क्या है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 25 है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, जिसके फलस्वरूप क्या है, शरीर के अंदर बहुत सा हानिकारक पदार्थ निकलता है, तो उसको बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका कहेंगे उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना होता है। तो सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। ठीक है, रक्त वाहिनी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समझते होंगे, यानी जिसमें रक्त गमन करता है, रक्त के जाने वाला मार्ग कह सकते हैं उसको। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है जो, उसको क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेना केव कहा जाता है। ठीक है, वेना केव कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 27। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 27 देखिए कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम। वेशम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोष्ठक या चेंबर कह सकते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव हृदय में कितने चेंबर या कोष्ठक पाए जाते हैं या वेशम पाए जाते हैं। तो टोटल 4 वेशम पाया जाता है। मान लिया ये मानव का हृदय है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितने होते हैं, 4 वेशम या 4 कोष्ठक होते हैं, इस तरह से बना होता है। तो देखिए इसको क्या कहता है, याद रखिएगा, बायां आलिंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दायां आलिंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायां निलय कहते हैं, और इसको दायां निलय कहते हैं। तो यही आपका मानव हृदय में 4 वेशम या कोष्ठक या चेंबर पाए जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए आपसे कि मानव हृदय में कितने वेशम या कोष्ठक या चेंबर कितने पाए जाते हैं, तो 4 चेंबर या 4 वेशम या 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर गेस करें। तो लार में मुख्य रूप से टाइलिन पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और आप लोग को पता होगा कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन जो कहाँ शुरू होता है फ्रेंड्स, तो आपका मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, यही जो टाइलिन है वो आपका जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा कि भोजन का पाचन आरंभ कहाँ से होता है, तो मुख से, यानी मुंह से आरंभ होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 29 देखें। सवाल नंबर 29 है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो मानव का मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है, तो 20 mg पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए बहुत बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने बताया वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो क्या है, यह उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क यानी किडनी है जो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से है। प्रश्न क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न था आपको 10th क्लास का बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम, उससे था। यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम में मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, कल अपलोड करूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसी स्थिति में आपको घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करें। कोचिंग की आशा अभी छोड़ें फ्रेंड्स, क्योंकि कोचिंग में भी कोरोना का डर है, इसलिए घर पे आप कोचिंग की तरह पढ़ाई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।